नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम मानव भूगोल की विचारधाराओं के संबंध में चर्चा करेंगे। मानव अपने आसपास के वातावरण के साथ कौन कौन सी क्रिया करता है, क्या वो वातावरण पे प्रभावी है या वातावरण उस पे हावी है। मानव के दिमाग में ये विचार लगातार उत्पन्न होते रहे हैं और मानव इन विचारों की समाप्ति के लिए अपने दिमाग में विचारधाराओं का एक प्रभाव देखता है। कुछ विद्वान मानव पर प्रकृति को हावी मानते हैं, प्रकृति को सर्वप्रिय मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं और अपनी एक विचारधारा को जन्म दे देते हैं। वहीं दूसरे विद्वान मानव को सर्वोच्च मानते हुए, मानव को सर्वोपरि मानते हुए एक अपनी अलग विचारधारा रखते हैं और वो अपनी नवीन विचारधारा को जन्म देते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मानव और प्रकृति दोनों को समान मानते हुए, दोनों का एक दूसरे से सामंजस्य मानते हैं। वो किसी को हावी या कमज़ोर नहीं समझते, बल्कि दोनों ही एक दूसरे से संतुलन बना के अपना विचार रखते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के विद्वान अपने दिमाग में जैसे जैसे विचार आते हैं और वो उनको अनुभव करता है और अनुभव के साथ वो एक विचारधारा को जन्म देता है। वातावरण द्वारा मानव को जो छूट दी गई है, मानव उसका लाभ उठाता है और अपनी बुद्धि व क्षमता का उपयोग करके मानव अपने वातावरण के व्यवधानों को दूर करने लगा और कभी कभी उसको ये लगा कि वह वातावरण को नियंत्रित कर सकता है, परंतु जिन क्षेत्रों में वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसने प्रकृति वातावरण की उच्चता को भी स्वीकार किया है। मानव की इस क्रिया प्रतिक्रिया वातावरण की श्रेष्ठता तथा वातावरण को नियंत्रित करने की प्रक्रिया ने मानव भूगोल में दो प्रकार के भूदृश्यों को जन्म दिया है। पहली प्रकार के भूदृश्य में वे थे जिनमें मानव प्रकृति के नियंत्रण को स्वीकार करता है। दूसरे प्रकार के भूदृश्य जिसमें मानव को श्रेष्ठ माना गया है। ये विचार मानव ने अपने दिमाग में रखे और इस हिसाब से उन्होंने दो विचारधाराओं को जन्म दिया, एक वातावरण निश्चयवाद और दूसरी संभववाद। भूगोलवेताओं ने पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद नाम दिया। दोनों विचारधाराओं के तर्क वितर्क के बाद एक तीसरी भी विचारधारा अस्तित्व में आई जो दोनों उपरोक्त विचारधाराओं के मध्य सामंजस्य रखती है। उसे नवनिश्चयवाद विचारधारा कहा गया। इस प्रकार मानव भूगोल में तीन प्रमुख विचारधाराएं उभर कर आई। पहली है वातावरण निश्चयवाद, दूसरी संभववाद और तीसरी विचारधारा नव निश्चयवाद। वातावरण निश्चयवाद विचारधारा है वो विचारधारा मानव के ऊपर वातावरण के हावी होने के सबूत इकट्ठी करती है। मानव जीवन की क्रियाओं पर वातावरण के प्रभाव को
माना गया है। जो प्राचीन भूगोलवेत्ताओं ने भारतीय संस्कृति में, यूनान में इस विचारधारा को पूर्व भी मानते थे, परंतु ये जो विचारधारा है ये विधिवत रूप से जर्मनी में शुरू हुई। 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में और 19वीं शताब्दियों में भूगोल के वर्तमान वैज्ञानिक रूप का 18वीं और 19वीं शताब्दी में भूगोल के वर्तमान वैज्ञानिक रूप का विकास जर्मनी में माना गया है। यहाँ पे वार्नियस, फोस्टन, कॉन्ट, हम्बोल्ट, रिटर तथा रेडजेल नामक विद्वानों ने अपने ग्रंथों में वातावरण को मानव पे हावी माना है और वातावरण निश्चयवाद का विचारधारा को स्वीकार किया है। इन्होंने बताया है कि किसी प्रदेश की स्थिति, भू रचना, उच्चावच जलवायु, मिट्टियाँ, खनिज संसाधन, वनस्पति और जंतु वर्ग के द्वारा उस प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग के शारीरिक स्वास्थ्य और भोजन, वस्त्र, मकान आदि, आर्थिक, उद्योग, सामाजिक संगठन तथा संस्कृति का प्रारूप निश्चित किया जाता है। यानी जो पर्यावरण द्वारा, जो प्रकृति द्वारा जो हमें उपलब्ध संसाधन है, वनस्पति है, अन्य जितने, वो मानव के जीवन पे, मानव के रूप रंग पे, मानव की संस्कृति, वस्त्र, भोजन पे नियंत्रण करती हैं। इन्होंने उदाहरण भी बताया है और उदाहरण में कहा है कि गर्म तथा आर्द्र जलवायु के प्रदेशों में चावल, गन्ना, रबड़, जूट, चाय, नारियल आदि का उत्पादन होता है तथा इस उत्पादन के अनुसार ही मानव वर्ग के भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्धारित होते हैं। वहीं समशीतोष्ण जलवायु में गेहूँ है, अलसी, सोयाबीन, रेशम, ऊन आदि का और वहीं का रहन सहन भी मानव अपने जलवायु के अनुसार परिवर्तित कर लेता है। वहीं ठंडे प्रदेशों में कोई फसल उत्पादन नहीं होती और वहाँ के लोग सील मछली, बारहसिंगा के मांस और उसके चमड़ी से बने हुए कपड़े, खाल, हड्डियों से भोजन, वस्त्र, तंबू, स्लेज आदि प्राप्त करते हैं। महासागरीय तटों के निवासी मत्स्य उद्योग, जहाज निर्माण में कुशल होते हैं। वहीं पर्वतों में रहने वालों की उपज पशुचारण व छोटे वन उपज पे निर्भर रहती है। इस विचारधारा को मुख्य रूप से जर्मनी विद्वान रेडजेल और उनकी शिष्या कुमारी शैम्पुल, जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने उसका जीवन दान दिया। अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन भी वातावरण निश्चयवाद के समर्थक थे और उन्होंने भी अपने अनेक ग्रंथों में निश्चयवाद को प्रबलता दी। दूसरी विचारधारा है वो है संभववाद। संभववाद विचारधारा फ्रांस, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जो फ्रांस है उसमें पनपी और यहाँ प्रमुख विचारक थे वो विडाल डी ब्लास, फेब्रे और ब्लाज केसी, जीन बूंज और डिमांजिया थे। संभववाद के अनुसार प्रत्येक प्रदेश में वातावरण ने कुछ संभावनाएं दी हैं। मानव उन संभावनाओं का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार अपने जीवन के ढंग को और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उपयोग करता है और संस्कृति का निर्माण मानव वर्ग की छांटता जीवन के मूल्यों के आधार पे होता है। तो इस विचारधारा में, संभववाद में, मानव की जो चॉइस है, मानव की जो इच्छा शक्ति है, उसको प्रधानता दी जाती है।
इन्होंने उदाहरण में बताया कि अमेरिका की जलवायु तथा मिट्टी गेहूं, कपास, चुकंदर के लिए सदैव उपयुक्त रही है, परंतु अमेरिका की खोज होने के बाद और यूरोपीय देश के लोग 17वीं और 18वीं सदी में अमेरिका में जाके बसे, तभी उन लोगों ने अपनी यूरोपीय संस्कृति का प्रयोग करते हुए अपनी इच्छा से गेहूं, चुकंदर, कपास इत्यादि का उत्पादन किया। अमेरिका में यूरोपीय लोगों से पहले भी रेड इंडियंस हजारों लोग थे, परंतु उन्होंने कभी भी गेहूं, चुकंदर, कपास इत्यादि का उत्पादन नहीं किया। वो आखेट और पशुचारण पे ही अपना जीवन जीते थे। इनके अनुसार प्रकृति के प्रभाव की अपेक्षा मानवीय जो चॉइस है, छांट है, वो अधिक प्रभावी होती है। प्रकृति है वो केवल कुछ सीमाएं निर्धारित करती है और उन सीमाओं के अंदर ही संभावनाओं का उपयोग करके मानव अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। तीसरी विचारधारा नव निश्चयवाद विचारधारा। ये विचारधारा दोनों विचारधाराओं के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए रूसी, अमेरिकन और ब्रिटिश भूगोलवेताओं द्वारा प्रतिपादित की गई थी। उस समय वातावरण निश्चयवाद और संभववाद दो प्रकार के विवाद खड़े हो गए थे और इन विवादों को शांत करने के लिए, इनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये विचारधारा उत्पन्न हुई। इसमें माना गया है कि प्रत्येक प्रदेश में प्रकृति की शक्तियाँ और तत्वों के द्वारा कुछ सीमाएं निश्चित की जाती हैं, उनको इस संभावनाएं कहा जाता है और उन सीमाओं के अंदर रह के मानव अपनी इच्छा से उपयोग करता है। प्रकृति पर मानव की पूर्ण विजय नहीं है। प्रकृति पर मानव पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं कर पाता। वो अपने विवेक से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाता है। मानव वातावरण के साथ सामंजस्य बनाने के लिए वातावरण में रूपांतरण करता है। पर्वतों में रेल मार्ग और सड़क निर्माण करता है, उसके लिए सुरंग बना लेता है। डालों पे कृषि करने के लिए सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करता है। उर्वरकता बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग करता है। शुष्क प्रदेशों में नलकूप, नहर बना के सिंचाई की सुविधा बढ़ाता है। उष्ण जलवायु में शीतकों का प्रयोग करके तापमान कम करता है और ठंडे प्रदेशों में तापमान बढ़ाने के यंत्रों का उपयोग करके तापमान ऊंचा रख के अपने जीवन को सुखद बनाता है। नदियों में बाढ़ ना आए इसलिए वो बांध बनाता है। जल विद्युत के उत्पादन के लिए उस बांध से पानी का उपयोग करता है। मानव ने जलयान, वायुयान, रेडियो, टेलीविज़न आदि का निर्माण करके मानव ने समस्त पृथ्वी पर परिवहन और संचार की व्यवस्थाओं के जाल फैला दिए हैं, जिससे मानव जीवन समृद्धशाली और सुखी हो गया है। इस विचारधारा का प्रतिपादन है वो ग्रिफिथ टेलर महोदय, जो अमेरिकन थे और ऑस्ट्रेलिया में अपना अध्ययन किया। अमेरिकन भूगोलवेता कार्ल सावर, ब्रिटिश भूगोलवेता हर्बर्टसन, रोप्सी, फ्यूलर और रूस के भूगोलवेता डोकुचाइवे प्रमुख थे। कहने का मतलब है कि तीनों विचारधाराएं अपने अपने अनुभव के आधार पे बनी हैं, जिसमें एक मानव पर वातावरण को हावी मानता है, दूसरी विचारधारा में मानव वातावरण पे हावी मानते हैं और तीसरी विचारधारा में दोनों के मध्य सामंजस्य माना जाता है। तीनों विचारधाराएं देखा जाए तो विभिन्न राष्ट्रों में उनकी संस्कृति के हिसाब से पनपी हैं। जर्मनी,
जहाँ पे प्रकृति को प्रभावी मानते हैं, वहाँ निश्चयवाद विचारधारा। वही फ्रांस, जहाँ मानव को प्रभावी माना, संभववाद विचारधारा। और रूस और अमेरिका ब्रिटिश भूगोलवेताओं ने इसमें सामंजस्य देखते हुए इस विचारधारा में तीसरी विचारधारा जोड़ दी, वो थी नव निश्चयवाद। निश्चयवाद विचारधारा के प्रमुख विद्वान जिनके जन्मदाता हैं भूगोल, मानव भूगोल के जन्मदाता रेडजेल मोदे और उनकी शिष्या